Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had completely completed chapter number 5. Chapter number 5 was based on the magnetism and magnetic material, and today is the turn to discuss chapter number 6. Friends, as I told you in the last lecture, that the whole part 1 of your physics, there are total 14 chapter in physics. From that 14 chapter, 8 chapter 8 chapter are based on the electricity and magnetism, that is we can say electrodynamics. पूरा जो फिजिक्स है आपका, पहला जो 8 चैप्टर है वो पूरा एक सीक्वेंस में है. मैं आज वापस से एक बार आपको बोल देता हूँ. जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो आपका है, दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हमने चार्ज को स्टेशनरी रखा था और चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था. मतलब स्टेशनरी स्टेट पे चार्ज को रख के उसके साथ जो करस्पॉन्डेंट फिनोमेनन थे वो हम डिस्कस किया था. थर्ड चैप्टर में हमने चार्ज को मोशन में लाया. तो व्हेन द चार्ज कम्स इन द मोशन, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप हुआ था. और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा ब्रांच हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 में. उसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलग अलग करंट कैरिंग सिस्टम के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमने डिस्कस किया. सो चैप्टर नंबर 4 वाज अ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. दैट वाज द फोर्थ चैप्टर. एंड फिफ्थ चैप्टर इज अ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल. तो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही बेस पे आगे बढ़ रहे हैं हम. बट ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ऐसा बताया कि जब कोई वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, व्हेन एनी करंट पासिस थ्रू द वायर, तो बताओ ऑर्स्टेड ने क्या बताया था भैया? कोई बताएगा मुझे? around magnetic field Magnetic field producible. is generated. एग्जैक्टली, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था कि भाई वायर में से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है, बट इट इज अ वेरी प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फिजिक्स. बहुत सालों तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को फिजिक्स के दो अलग अलग ब्रांचेस कंसिडर किया जाता था. बहुत सालों तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को फिजिक्स के दो अलग अलग डिसिप्लिन, दो अलग अलग ब्रांचेस कंसिडर किया जाता था. साइंटिस्टों को ये पता नहीं था कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है, अगर है तो क्या है, वो किसी को पता नहीं था. इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ब्रांच कंसिडर हो रही थी. मैग्नेटिज्म भी अलग ही ब्रांच कंसिडर किया जाता था. बट ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले ये बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने के द्वारा वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक करंट पास होना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक्ड है. बट अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, दिस इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिज्म. मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशन है, ऐसा सबसे पहले ऑर्स्टेड ने प्रूव किया. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था. बिकॉज till this experiment it was believed that the electricity and magnetism are totally a different and individual independent disciplines. but ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्टों को समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. तो ये दोनों ब्रांच कंबाइन हो गया और फिजिक्स का एक नया ब्रांच, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऐसा एक ब्रांच को इन लोगों ने एक दोनों को कंबाइन करके ये नया नाम दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. बट फ्रेंड्स, नेचर जो होता है, नेचर गॉड, उसने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी डेवलप किया हुआ है. नेचर में सब जगह पे सिमेट्रिसिटी होता है. और नेचर
में कोई अगर चीज होती है, कोई प्रोसेस होता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर रिवर्सिबल एज वेल। नेचर में प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है। तो जैसे ऑर्स्टेड ने ऐसा प्रूव किया कि जब कोई वायर में से करंट पास होगा तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसा ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, बताया। और नेचर जो होती है वो सब जगह पे सिमेट्रिक है और रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती रहती है। जैसे पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी होता है। मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑलवेज इज पॉसिबल इन द नेचर। तो अब साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि अगर करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो फिर तो बताएगा। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड के के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो वेरी सकती गुड। है। तो फिर ऐसा भी साइंटिस्ट के माइंड में ऐसा क्वेश्चन हुआ, ऐसी सोच डेवलप हुई कि अगर करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा सोचने लगे। और कुछ साइंटिस्टों ने उसके बेस पे एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट किए। एम्पियर ने सबसे पहले ये सोचा था। एम्पियर वॉज द फर्स्ट पर्सन दैट ही थॉट अबाउट दिस। ही ऑल्सो थॉट दैट इफ द करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic field can also produce the current, but he was not succeed in his experiment. एम्पियर ने सबसे पहले ये बात सोचा, बट उसने एक्सपेरिमेंट भी किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। बट आफ्टर दैट माइकल जैक्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइकल जैक्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइकल फैराडे की बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, दोनों अलग अलग जगह पे, एक फ्रांस में था, एक इंग्लैंड में था, एक फ्रांस में था, एक इंग्लैंड में था, दोनों अलग अलग जगह पे, बट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। तो पहले क्या था कि भाई आज तो व्हाट्सएप वगैरह है तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है, पहले ऐसा नहीं था। तो दो अलग अलग कंट्रीज में, दो अलग अलग जगह पे, कॉन्टिनेंटल पे, ये दोनों ने एक सेम टाइप का इन्वेंशन किया। जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे दोनों ने ऐसा प्रूव किया, दोनों ने ऐसा बताया कि जब कोई कॉइल या कोई क्लोज्ड लूप के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा और उसके बाद उसमें कुछ वेरिएशन होगा, then the current can be induced. When the magnetic flux link with any closed loop, then electric current is induced inside the closed loop. This phenomenon this phenomenon is known as a electromagnetic induction. तो फ्रेंड्स देखो, एम्पियर ने कहाँ पे मिस्टेक किया था, पता चला आपको एम्पियर क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ था? बिकॉज एम्पियर ने ये मिस्टेक किया था कि उसने ऑलवेज स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, उसने कभी भी वेरिएशन नहीं किया। he always done the experiment with the uniform magnetic field, so that मैग्नेटिक फील्ड खाली लिंक होने से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। बट हेनरी एंड माइकल फैराडे ने ऐसा प्रूव किया कि कोई कोइल के साथ, कोई लूप के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है और उसके बाद उसमें वेरिएशन हो रहा है, अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसमें कुछ करंट का इंडक्शन होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अगर आपको कोई सीधा ऐसा पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो by varying a magnetic flux linked with any closed loop, by changing magnetic flux linked with any closed loop, current can be induced. This current can be induced. This phenomenon is known as a electromagnetic induction. तो फ्रेंड्स ये चीज हुआ, तो ये हिस्ट्री था। हेनरी एंड माइकल फैराडे ने ये सब किया। तो क्वेश्चन इज दैट कि इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ और हमारे जीवन में ये जो ह्यूमैनिटी है उसमें क्या चेंज आया इसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट दिस इज द मोस्ट revolutionary invention of Michael Faraday and Joseph Henry for the humanity. पूरे ह्यूमैनिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था।
बिकॉज जब ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो एट दैट टाइम थॉमस अल्वा एडिसन उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। वैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन थॉमसन इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन ने किया ऐसा हम बोलते हैं, बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। वो कोई और दिन पे मैं बात करूंगा पूरा चीज। बट कन्वेंशनली हम ऐसा बोलेंगे कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। बट एक्चुअली टेस्ला क्या बोल रहे हो? टेस्ला ने हाँ, वो टेस्ला और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट वो कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट थॉमस अल्वा एडिशन ने ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये वो समय की बात है, उस टाइम की बात है कि जहाँ पे घर घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये लाइट लाइट ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे ट्यूबलाइट बल्ब ऐसा कुछ नहीं था। बट एट दैट टाइम एक आविष्कार हुआ, एक मैजिक हुआ। थॉमस ने बताया कि हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचो, लोगों ने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो ऐसा एक आविष्कार हुआ, उसने एक मैजिक बताया कि लाइट प्रोड्यूस हुआ। और ऐसा भी बताया थॉमस अल्वा एडिसन ने कि अगर हम कुछ भी करके इलेक्ट्रिसिटी को घर घर पे अगर ला पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। मैं ये टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे घर में तो अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, देखो, बट वो इस टाइम की बात है कि जहाँ पे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। बट वो सबसे पहले जो ड्रीम दिखाया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने दिखाया था पब्लिक को कि हम घर घर पे अगर कुछ करके कुछ जुगाड़ करके इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं तो ये सारे बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो एट दैट टाइम इट वाज नोन कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर घर पे आ जाए तो बहुत सारे अच्छे चीज हो सकते हैं। ऐसा लोगों को एक ड्रीम था, ऐसा पता था। और थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसा भी बताया था कि अगर कुछ भी करके हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम घर घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना वो तो बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे मैं एज ए हाथ को घुमाऊंगा तो ये भी एक टाइप का मैकेनिकल एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना दैट इज अ वेरी सिंपल टास्क। बट अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत ही इजी हो जाएगा कि हम घर घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज एट दैट टाइम पता था। तो एट दैट टाइम ये माइकल फेराडे ने ये कुछ बताया कि जब हम कोई क्लोज्ड लूप के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें करंट जनरेट होगा। और ये वहीं पे जाके अटकता है जो लोगों का ड्रीम था। जैसे मेरे पास सपोज के ये कोई अज्यूम करो कि मेरे पास ये क्लोज्ड कोइल है, ये कोइल है, क्लोज्ड कोइल है। तो ये कोइल है मेरे पास, और सपोज ऐसा सोच लो कि ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट, ये क्लोज्ड कोइल है मेरे पास और ये मैग्नेट है। तो जब ये मैग्नेट में कोइल के तरफ मैं उसको नजदीक लाऊंगा तो क्या होगा कि ये कोइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो इंक्रीज होगा, दूर ले जाऊंगा तो डिक्रीज होगा। तो मतलब मैंने एक टाइप का मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया। और यहाँ पे क्या होगा, ये कोइल पे क्या होगा कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो वेराई होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अब फ्लक्स वेराई हो रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए? बताओ भैया, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। करंट जनरेट होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, बट मैंने कौन सा एनर्जी प्रोवाइड किया यहाँ पे? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया। और उसके द्वारा प्रोड्यूस क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एट दैट टाइम जो जो ड्रीम था ह्यूमैनिटी का वो फिलफिल किया माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने। ये माइकल एंड जोसेफ हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बेस पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट devices are prepared and they are known as a transformer and generator.
तो फ्रेंड्स ये माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी के इन्वेंशन के वजह से ही उसके वजह से ही हम जनरेटर प्रोड्यूस कर सके, हम ट्रांसफॉर्मर को प्रोड्यूस कर सके। एंड इसी के वजह से, वो जनरेटर के वजह से ही आज हम घर घर पे, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी हम ला सकते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सोचो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में ऐसा सोच लो आप, एक दिन भी लाइट चली जाती है, एक दिन की बात छोड़ो 2 घंटे भी चली जाती है तो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आज हम घर घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के द्वारा और बहुत सारे दूसरे भी इन्वेंशन हो सके, और दूसरे भी बहुत सारे इन्वेंशन उसके बेस पे हो सके। बहुत सारे इन्वेंशन के मदर, बहुत सारा इन्वेंशन का जो मदर है वो ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्रेंड्स हम घर भर पे इलेक्ट्रिसिटी आज यूज करते हैं, उसके पीछे ये हिस्टोरिकली ये फेराडे के एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको ये पता चला अभी। एंड फ्रेंड इन द सेम कॉन्सिक्वेंस, इसी के बेस पे जनरेटर का इन्वेंशन हुआ, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वही है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। वेरी नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करने वाले हैं। मतलब पूरा एक ही फ्लो में है, एक ही फ्लो में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो क्या ये आपको समझ में आया मैंने जो बोला ये? यस सर। फ्रेंड्स क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री था ये चैप्टर का, तो वो खत्म हुआ। अब जो सेकंड पॉइंट है वो फेराडेज एक्सपेरिमेंट है। तो फ्रेंड्स सर एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, बट यू नीड नॉट टू प्रिपेयर दिस एक्सपेरिमेंट। आपको सर प्रिपेयर, हाँ बोलो बोलो। नहीं, कुछ नहीं, वो माइक, ओके कुछ नहीं। हाँ, फेराडेज एक्सपेरिमेंट में आपको वन बाय वन सारे 3 एक्सपेरिमेंट फेराडे ने किया था, तो वो वन बाय वन हम सारे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। आपको उसको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली समझना है, मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। तो द वेरी फर्स्ट फेराडेज एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट करस्पॉन्डेंट टू द कोयल एंड मैग्नेट। तो फ्रेंड्स क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये फिगर आपको दिख रहा है? यस सर। ओके सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कोयल है, और कोयल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर क्यों मैंने कनेक्ट किया? कोई बताएगा मुझे? फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ व्हाई आई हैड कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर? सर, करंट डिटेक्ट करने के लिए। Because galvanometer is a very sensitive device. अगर माइनर करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर ये कोयल के अंदर छोटा सा भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो उसको इंडिकेट करेगा, वो उसको फाइंड कर लेगा, वो उसको बता देगा। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि फिगर में एक मैग्नेट है। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमने कोयल के इन द फ्रंट ऑफ द कोयल आई हैड प्लेस अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो वो आप देख सकते हो। और क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल में से बाहर आ रही है, और वो कुछ फील्ड लाइंस आप देख सकते हो कि कोयल के साथ लिंक हो रही है। क्या आप ये चीज देख पा रहे हो फ्रेंड्स? हाँ सर। ओके तो फ्रेंड्स देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुआ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ये कोयल के साथ लिंक हो रहा है। अब मैं है ना, ये मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोयल मैं उसको मूव करूंगा।
जैसे ही ये मैं मैग्नेट को अगर ये टुवर्ड्स द कोइल लिंक मूव करूंगा तो ये जो फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है उसमें क्या होगा? Flux linking with this coil, what happened to that flux? Increases or decreases? बोलो फ्रेंड्स, क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, मतलब चेंज तो हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज तो हो रहा है। तो व्हेन मैग्नेट मूव्ड टुवर्ड्स coil, flux, when the magnet is moved towards the coil, flux linked with the coil increases and current will induces। तो जैसे ही ये फ्लक्स चेंज होगा, वेराई होगा, तो करंट इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड। तो फ्रेंड्स, ऐसा पता चला कि जब हम ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोयल के फ्रंट में रख के अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के द्वारा वहां पे करंट इंक्रीज होगा। और ये भी पता चला कि अगर मैं मैग्नेट का वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं, इफ मैग्नेट is moved with a greater speed or a smaller speed, then galvanometer shows a large deflection as well as small deflection। मतलब जब मैग्नेट को ज्यादा स्पीड से अगर आप मूव करवाते हो तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस, और अगर स्पीड कम किया तो वो डिक्रीज होगा, अगर स्पीड कम किया तो वो करंट डिक्रीज होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया कि अगर आप फ्लक्स का वेरिएशन फास्ट करते हो तो ज्यादा करंट इंक्रीज होगा, ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अगर आप वेरिएशन स्लोअर रेट से करते हो तो करंट भी स्मॉल जनरेट होगा। और ऐसा भी पता चला कि अगर नॉर्थ पोल को अगर हम टुवर्ड्स द कोइल आप मूव करवाने के बदले अगर आप मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो अवे फ्रॉम द कोइल, देन ऑल्सो, तो अब क्या होगा सोचो, अगर आपको मैग्नेट को दूर ले जाते हो तो जो कोइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा उसमें क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? डिक्रीज होगा। भले ही डिक्रीज हुआ, डेफिनेट डिक्रीज होगा, बट भले ही डिक्रीज हुआ, चेंज तो हुआ ना। हमारे लिए चेंज इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, चेंज इन द फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट। चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिक्रीज तो हुआ ना, तो वापस से डेफिनेटली क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज नहीं, करंट इंड्यूस होगा। जब आप मैग्नेट को दूर ले जाते हो तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, तो यहां पे भी करंट प्रोड्यूस होगा, बट नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब पहले अगर वो न्यूट्रल में से राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो अब वो न्यूट्रल में से लेफ्ट हैंड साइड उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था केस 1 में, जब वो मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कोइल मूव कर रहे थे, तब इसका मतलब कि जब कोइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो एट दैट टाइम जो भी करंट जो डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ उससे अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो एट दैट टाइम अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो
गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला, इसका मतलब कि जब फ्लक्स इंक्रीज होता है एंड जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ये दोनों केस में करंट इंड्यूस तो होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। और ये भी पता चला कि अगर इस दोनों को स्टेशनरी रखते हैं, अगर इन दोनों को स्टेशनरी रखते हैं, दोनों के बीच में मोशन नहीं करवाते, या फिर दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो कोई मुझे बताएगा क्या होना चाहिए? सर तो इंड्यूस से नहीं होगा एक ही करंट। डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन जीरो है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर तो करंट कुछ नहीं इंड्यूस होगा। नहीं होगा। तो करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा बिकॉज फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर मैग्नेट एंड कोइल आर बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, both are moving with the same speed, then there will not be any change in the magnetic flux, hence there will no current is induced। और हम और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोयल को मैंने स्टेशनरी रखा था और मैग्नेट को मूव किया था, कोयल को स्टेशनरी रखा था और मैग्नेट को मूव किया था। तो आप दूसरा उल्टा भी कर सकते हो, आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख सकते हो, कोयल को मूव कर सकते हो। तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो? मैग्नेट को हम स्टेडी रखते हैं, कोयल को हम घुमाते आगे पीछे करते हैं, तो इन दिस सिचुएशन क्या फ्लक्स, क्या करंट इंड्यूस होगा, यस और नो? होगा। नो सर। होगा, यहाँ पे भी होगा, बिकॉज आप कोयल को अगर आगे पीछे करते हो तो भी फ्लक्स में तो वेरिएशन होगा ही ना, भले ना मैग्नेट स्टेशनरी है बट कोयल को आगे पीछे करते हो। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल चेंजेस एंड करंट विल बी इंड्यूसेस। और एक लास्ट चीज, यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल को कोयल के फ्रंट में रखा एंड साउथ को अपोजिट फ्रंट पे रखा, बट अगर मैं ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये साउथ पोल को यहाँ पे रखता हूँ और नॉर्थ में यहाँ पे रखता हूँ, और पूरा एक्सपेरिमेंट वापस से मैं रिपीट करता हूँ, तो सारे रिजल्ट्स जो थे वो वही के वही मिलेंगे, बट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। आगे जितना भी हमने डिस्कस किया वो सभी पूरा डिस्कशन वही का वही रहेगा, बट ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वर्टेड, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी रिवर्स्ड। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोयल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन जब होता है तब करंट इंड्यूस होता है, और अगर जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको ऐसा लगता है कि कोयल एंड मैग्नेट के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म्ड है कि रिलेटिव मोशन कराओगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन कराओगे तो करंट इंड्यूस होगा। तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। चलो लेट्स मूव फॉर द सेकंड एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक दोनों कोयल है। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैड कंसीडर्ड वन कोयल एंड सेकंड वन एज अ मैग्नेट। यहाँ पे एक मैग्नेट एक कोयल था। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे दोनों कोयल है। देखो, क्या आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का फिगर देख सकते हो आपके मोबाइल में? यस सर। ओके, तो अब देखो फ्रेंड्स, प्लीज लिसन। अब यहाँ पे दो कोयल है, एक के साथ मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। दूसरे के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। अब जब करंट पास होगा तो कोयल नंबर 2, ये कोयल नंबर 2 जो है उसमें से करंट जब पास होगा तो कोयल नंबर 2 विल बिहेव लाइक अ कोयल 2, जब उसमें से करंट पास होगा तो विल बिकम अ सोलेनॉइड। एंड आपको पता है कि सोलेनॉइड जो है वो एक टाइप का, बार मैग्नेट। हाँ, एक टाइप का मैग्नेटिक डाइपोल ही है, बार मैग्नेट ही है। बात सही है। तो ये वापस से क्या हो गया, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही हो गया ना। देखो,
अब ये करंट कैरिंग कोयल जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए मैग्नेट ही है, तो ये तो वही केस हो गया, केस वो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वही वापस से आ गया। अब क्या करेंगे हम, वापस से वही चीज, अब हम यहाँ पे कोयल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कोयल नंबर 1। तो जैसे ही ये कोयल 2 को, जो हमारा सोर्स है, अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, तो उसको अगर हम टुवर्ड्स द कोयल नंबर 2, टुवर्ड्स द कोयल नंबर 1 अगर मैं उसको मूव करूंगा, तो कोयल 1 के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें वेरिएशन होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा भैया, बोलो। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। परफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अगर मैं दोनों कोयल को स्टेशनरी रखता हूँ, दोनों को स्टेबल रखता हूँ स्टेशनरी, तो क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इंडक्शन नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। और अगर मैं इस कोयल को दूर ले जाता हूँ, नजदीक लाने के बदले दूर ले जाता हूँ, तो क्या होगा? होगा करंट इंड्यूस। होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। परफेक्ट, होगा, करंट इंड्यूस होगा कोयल 1 में, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट, में पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, ये माइनस प्लस को मैं प्लस माइनस कर दूं, पूरा एक्सपेरिमेंट में पोलैरिटी रिवर्स करके करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? सारे रिजल्ट वही के वही मिलेंगे, बट पहले जो मिलते थे उसके डायरेक्शन अपोजिट। ऑपोजिट। अपोजिट हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स, आपने ये सेकंड एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? यस सर। तो सर यहाँ पे भी, हाँ बोलो। સર આમાં અગર બંને કોઇલને મૂવ કરે જેમ કે કોઇલ 1 ને લેફ્ટ સાઈડ ને કોઇલ 2 ને રાઈટ સાઈડ તો શું થાય? तो द चेंज इन द फ्लक्स विल बी इन द ग्रेटर रेट, बहुत फटाफट फ्लक्स का रेट चेंज होगा, तो ज्यादा करंट मिलेगा आपको। देखो सीधी सी बात है कि दोनों कोयल को अगर आप सामने घुमाते हो या दूर ले जाते हो, तो इन बोथ द केसेस द वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स विल बी विद द लार्जर रेट। जैसे दोनों कोयल को नजदीक लाते हो, तो क्या होता है कि जो फ्लक्स लिंक होता है वो फटाफट फटाफट बढ़ेगा, और अगर दूर ले जाते दोनों कोयल को तो फटाफट फटाफट डिक्रीज होगा। मतलब रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स इंक्रीजेस, and if it is increases then the current induced is also increases. Is that clear? હા સર। Okay. तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि मुझे करंट को इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसा लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि रिलेटिव मोशन रिक्वायर्ड है। बट अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिसके द्वारा ये प्रूव हो जाएगा कि relative motion is not the necessary condition to produce the current, to induce the current. तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वहां पे प्रूव कर दूंगा कि करंट इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन ही करना पड़ेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। So look at the third experiment. Are you able to see the figure of the third experiment? यस सर। तो देखो ये कोयल नंबर 1 है, एंड दिस वन इज अ कोयल नंबर 2। नो मोशन, यहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई मोशन नहीं है, किसी भी टाइप का मोशन अब मैं करवाने वाला नहीं हूं। ये बैटरी है और ये स्विच है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, कोई बताएगा मुझे? कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। नहीं, मोशन तो कराना ही नहीं है, वो सब कुछ फिक्स ही करा है, मोशन तो कराना ही नहीं है। तो जैसे ही, सर करंट फ्लो होगा। हाँ, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो कोयल नंबर 2 में से करंट पास होगा, और कोयल नंबर 2 में से जैसे ही करंट पास होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अचानक से कोयल नंबर 1 के साथ कोई मैग्नेट लिंक नहीं था, बट अचानक से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, और थोड़े देर के बाद करंट तो स्टेडी है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट है,
तो थोड़ी देर के बाद ये फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट जैसे ही स्विच चालू करोगे तो इनिशियली कोयल नंबर 1 के साथ जो इनिशियल फ्लक्स था, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनिशियली तो था ही नहीं, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स 0 था, बट थोड़े ही टाइम में उसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो जो माइनर टाइम है स्विच ऑन करने के बाद, जो माइनर टाइम है कुछ माइक्रो सेकंड का, तो वो टाइम के लिए क्या होगा कि कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो 0 से मैक्सिमम होगा, वो थोड़े ही टाइम के लिए। एक बार वो स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, एक बार ये सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद ये फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट उसके पहले जो ट्रांजिशन पीरियड है जहां पे हमने स्विच ऑन किया, सो एट दैट पर्टिकुलर आफ्टर दैट मोमेंट फॉर माइनर टाइम, some microsecond time, the flux will be linked with the coil from 0 to maximum. तो ये जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है वहां पे फ्लक्स वेराई हो रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, यस और नो? यस सर। Yes. हाँ तो बताएगा। और सिमिलरली जब आप स्विच ऑफ करते हो, तो क्या होगा, अचानक फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो वो टाइम ड्यूरेशन में भी, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में भी फ्लक्स वेराई हो रहा है, तो फ्लक्स अचानक से मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। तो एट दैट ड्यूरेशन ऑल्सो द फ्लक्स इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो उस टाइम में भी क्या होगा, माइनर टाइम के लिए करंट इंड्यूस करंट होगा। जनरेट होगा, हाँ, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो शो करेगा। करेगा। बट कोई बताएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो तब जब जिस डायरेक्शन में करंट का इंडक्शन हुआ था उससे अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। सो गैल्वेनोमीटर भी अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? सर बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइट ની સ્પીડ એટલે ક્રિએટ થાય છે इलेक्ट्रिक સર। तो फील्ड के साथ એટલા कोई लेना નાના देना ही। हाँ बोलो। સર તો એટલા નાના મોમેન્ટ માટે ગેલ્વેનોમીટર ડિફ્લેક્શન શો કરતા કરતા પછી ત્યાં સુધી તો કરંટ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય ને। मतलब अगर आप हैवी रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो आपको डिफ्लेक्शन थोड़ा दिखाई देगा, मतलब थोड़े माइनर टाइम के लिए। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि गैल्वेनोमीटर जस्ट स्लाइटली वाइब्रेट होके वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। वो टाइम बहुत ही कम होगा, कभी कभी हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या उस टाइम के दौरान इंडक्शन होगा या नहीं होगा, वो आप देख पाओ या ना देख पाओ अलग चीज है, पर क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं वही बताने की ट्राई कर रहा हूं कि करंट इंड्यूस करने के लिए मोशन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो ये एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं पे भी मोशन कराया कोई भी ऑब्जेक्ट का? नो सर। नहीं, हमने कोई टाइप का मोशन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ माइनर टाइम के लिए हम डिफ्लेक्शन, हम वी आर एबल टू ऑब्टेन द डिफ्लेक्शन फॉर द माइनर टाइम। So what does it means? It means that to produce the electric current, relative motion is not the necessary condition. Relative motion से ही EMF, relative motion से ही करंट इंड्यूस होगा, वो चीज बराबर नहीं है। वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आप कुछ भी करके, जैसे मैं और एक तो एकदम सिंपल कर दूं आपको, आपके लिए एक और सिंपल चीज करूं। देखो, यहाँ पे अज्यूम करो कि एक रियोस्टेट है, तो अब आप ये पॉइंटर रियोस्टेट पे चेंज करोगे, पॉइंटर घुमाओगे तो क्या होगा, ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज होगा। तो सर्किट का अगर करंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे भी क्या इन दोनों के बीच में मैंने रिलेटिव मोशन कराया? नो सर। नो, बट स्टिल वी आर एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। electric induced current. So that can definitely conclude that relative motion is not the necessary condition for the electromagnetic induction. वो necessary नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा फेराडे ने ये प्रूव कर दिया कि रिलेटिव मोशन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है।
So these are the different experiment carried out by the Michael Faraday, and he explained when and how, when and which kind of magnetic electric current is induces. तो चलो, क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी था वो समझ में आया आपको? यस सर। और अगर आपके पास कुमार पब्लिकेशन का बुक अभी है आपके पास, तो अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछना है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट डाउन सम कंक्लूजनरी पॉइंट्स रिगार्डिंग द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजनरी पॉइंट्स लिख दो, ऐसा पूछ सकते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो हम पॉइंट नंबर वन, when there is a relative motion between the coil and magnet, when there is a relative motion between the coil and magnet or between the two coils, then the current can be induces. That is the first conclusion. Number two, if the rate of the relative motion increases, अब relative motion में ज्यादा स्पीड से कराऊंगा, if the rate of the relative motion increases, then increases or decreases, then current also Current is also induced. increases or decreases respectively. So the rate of the relative motion increases, current increases. Number three, if the direction of the relative motion reversed, अगर मैं रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन अपोजिट करता हूं, मैग्नेट को नजदीक लाने के बदले दूर ले जा रहा हूं, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा? Current Current opposite opposite direction. direction. Current will also be induced in the opposite direction. The direction of the induced current also gets, the direction of induced current also gets reversed. तो induced current का direction भी opposite reversed हो जाएगा. नंबर 4, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मैग्नेट एंड कोयल या दो कोयल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और हम स्विच भी चालू बंद नहीं कर, स्विच को भी हम ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और स्विच भी ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट, दैट द रिलेटिव मोशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडक्शन ऑफ करंट। रिलेटिव मोशन ही उसके द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकता है इंड्यूस करंट, ऐसा नहीं है। हम कोई और चीज करके भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंक्लूजनरी पॉइंट्स फॉर द फ्रॉम द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। वो यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, बट वो दर्पण के बुक में ये अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो, क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो अब जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब जो केस है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमने ऑलरेडी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 4th या 5th चैप्टर में। तो फिर से उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, है तो फिर टॉपिक दिया हुआ है तो एक बार वापस से डिस्कस भी कर लेते हैं। Okay, the topic name is a magnetic flux. So assume that यहाँ पे कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है, और अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको एक्सप्लेन करने का है। तो केस 1,
case 1, if B is a uniform, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रखा हुआ है, then magnetic flux is defined as this formula. If B is a uniform, then the magnetic flux can be defined as a B dot A. That is equals to B A cos theta. That is equals to B A cos theta. So this one is the formula or definition of the magnetic flux. But friends, आपको याद होगा कि थीटा, eta, beta and zeta. So in all these three theories, electric flux eta, magnetic flux beta, and the current density zeta. Current density if J, then current is equals to I is equals to zeta. तो ये तीन चीज में आपको थीटा फाइंड करने के लिए ध्यान रखना है, बिकॉज थीटा क्या है. तो हियर द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, नहीं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. चलो मुझे ये बताओ, ये जो फिगर है उसमें थीटा कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज हाँ, बिकॉज जो हमारा जो कॉइल था, वो हमारा जो ये एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है. If area is a perpendicular, then what is the angle between the vector area and vector B? तो फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो अब मुझे बताओ कि ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है? 0 है. तो क्या ये चीज आपको फ्रेंड समझ में आया? यस सर. ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. इट कैन पॉजिटिव और इट कैन नेगेटिव और इट कैन जीरो. कुछ भी पॉसिबल है. उसका यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर. बट उसको हम वेबर भी बोल सकते हैं, वेबर भी बोल सकते हैं. उसका एम के एस यूनिट वेबर है, बट सी जी एस यूनिट मैक्सवेल है. एंड द रिलेशन इज 1 वेबर is equals to 10 raised to 8 Maxwell. The CGS unit of a magnetic flux is a Maxwell. It is denoted by mx. So 1 Weber is equals to 10 raised to 8 time Maxwell. तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जो डिस्कशन किया वो B कांस्टेंट है, B यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए किया. तो अज्यूम करो कि B यूनिफॉर्म नहीं है. अज्यूम करो कि B जो है, सेकंड केस अज्यूम करेंगे सेकंड केस में कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेराइंग है, यूनिफॉर्म नहीं है. B इज नॉट अ कांस्टेंट. सो व्हाट टू डू फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? तो फ्रेंड्स, वापस ये काम कर सकते हो आप, आपने बहुत बार किया हुआ है. तो अब ये B कांस्टेंट नहीं है, तो सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, डीबी लेग के इंटीग्रेशन. हाँ परफेक्ट, बहुत बार हमने किया हुआ, सही बात बोल रहे हो आप. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई एक सेगमेंट लेना पड़ेगा. कोई एक सेगमेंट आप लेना पड़ेगा, बिकॉज सेगमेंट इतना छोटा है कि वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म है ऐसा सोच सकते हो. सेगमेंट इतना छोटा सा है कि वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसा सोच सकते हैं. सेगमेंट का एरिया डेल्टा ए है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज के बी है, और ये ith सेगमेंट है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद लिंक्ड विद द ith सेगमेंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन, B डॉट डेल्टा ए, दैट इज अ B डेल्टा ए साइन थीटा. सॉरी, क्या आएगा?
कोस थीटा। बट ये क्या मिलेगा आपको, कोई बताएगा ये मुझे क्या मिलेगा? इट इज जस्ट अ फ्लक्स लिंक विद द ओनली डेल्टा रीजन। ith एलिमेंट, ith सेगमेंट। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये I इज इक्वल टू 1 टू इंटीग्रेशन। जितने भी ऐसे सेगमेंट्स है वो सारे सेगमेंट के फ्लक्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि अगर ये सेगमेंट बहुत ही स्मॉल है, अगर ये सेगमेंट बहुत ही स्मॉल है तो द होल समेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द, if the segments are very small then the whole summation will gets converted into the, बताओ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन b डॉट डी है with respect to whole surface. Is that clear to you friends? So this is the यस सर। of a magnetic flux. ये b कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर b कांस्टेंट है तो ये अप्लाई करो। इट इज एग्जैक्टली द सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स के जो रिगार्डिंग थ्योरी थे वो हमने कंप्लीट किया। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। दिस इज अ सेकंड 2 मार्कर क्वेश्चन। पहला कौन सा था? राइट डाउन द कंक्लूजन्स ऑफ द फेराडेज एक्सपेरिमेंट। दैट वाज द फर्स्ट 2 मार्कर क्वेश्चन दैट इज यू नीड टू प्रिपेयर, एंड दिस वन इज अ सेकंड 2 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर। उसके बाद very important question I'm going to discuss, that is state and explain the Faraday's law for the electromagnetic induction. State and explain Faraday's law for the electromagnetic induction. So friends, this is a very important question. ये मैंने बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में देखा हुआ है। Question is that Faraday's law for the electromagnetic induction. देखो फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि शायद आपको ये पता होगा कि मैक्स प्लांक was the person who had proved theoretically, only theoretically, that the radiation came from the sun is nothing but it is the electromagnetic waves. ये जो सन रेज है, सन वेव्स है, सन में से जो सोलर रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ऐसा सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रूव किया। बट वो मैक्सवेल ने जो प्रूव किया उसके लिए मैक्सवेल ने 4 कंसेप्ट का यूज किया था। फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 कंसेप्ट का यूज किया था। नंबर 1 गॉसिस थियरम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 गॉस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म, नंबर 3 एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड नंबर 4 Faraday's law for the electromagnetic induction. So that is our topic right now. तो मैंने आपको क्या बताया भैया, एक इंफॉर्मेशन दिया कि ये दिया कि मैक्सवेल वाज अ साइंटिस्ट, उसने जो 4 कंसेप्ट का यूज किया था, सन रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसा प्रूव करने के लिए जो 4 कंसेप्ट यूज किया था उसमें से एक कंसेप्ट ये था, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है स्टेटमेंट? तो सपोज के फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। ओके। तो सपोज कोई कोयल है और कोयल के साथ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है उसमें डेल्टा फाई जितना चेंज हो रहा है।
कोई क्लोज्ड लूप है, कोयल है हमारे पास, और उसके अंदर डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर फ्लक्स का जो वेरिएशन है वो डेल्टा फाई है। तो Faraday's law for the electromagnetic induction is Faraday's law for the electromagnetic induction is the induced EMF। देखो फ्रेंड्स, हमको पता है कि जब कोई क्लोज्ड लूप के साथ अगर कोई फ्लक्स लिंक हुआ है और उसमें वेरिएशन हो रहा है, अगर कोई फ्लक्स लिंक हुआ है और उसमें वेरिएशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। बट फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि करंट प्रोड्यूस होना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना। करंट तो ही फ्लो हो सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे प्रेजेंट है। द कोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, द कोज ऑफ हीट करंट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड द कोज ऑफ अ फ्लूइड करंट इज अ प्रेशर डिफरेंस। मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है तो मतलब के पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस होना चाहिए, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं ईएमएफ। तो फेरेडेज लॉ जो था वो कुछ ऐसा, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेन एवर अ फ्लक्स लिंक विद द कोयल चेंजेस, जब कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज होगा तो उसमें करंट तो इंड्यूस होगा ही, बट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साथ साथ में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इंड्यूस हो रहा है। बिकॉज करंट फ्लो कब करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना मतलब ईएमएफ होना। तो अब मैं फेरेडेज लॉ आपको बता रहा हूं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फेरेडेज लॉ? तो स्टेटमेंट इज ईएमएफ इंड्यूस इन द क्लोज लूप is equals to the rate is equals to the negative of is equals to the negative of the rate of change of magnetic flux link with that coil. So I repeat, EMF induced in any closed loop, any coil, is equal to the negative of change of negative of the rate of the change of the rate of the change of the magnetic flux linked with that particular coil. So ये जो equation है that is a Faraday's law, and here what is the phi b? यहाँ पे phi क्या है भैया, कोई मुझे बताएगा? मैग्नेटिक Magnetic. फ्लक्स। It is a net magnetic flux, net magnetic flux linked with a coil। ये तो जो हमको मिला ना वो एक्चुअल में एवरेज ईएमएफ है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो Limit. ईएमएफ है, तो अगर आपको Limit. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए तो लिमिट क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी Limit टेंड्स टू delta जीरो। t tends to 0. तो अगर आप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करोगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करने के बाद अगर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखोगे तो क्या आ जाएगा भैया? माइ સર એમ તો પછી ઈએમએફ કોન્સ્ટન્ટ એવું કહેવાય ને। देखो ये कैसी बात है पता है आपको? ये सिंपल ऐसी बात है कि फ्लक्स कैसे वेराई हो रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने 11 स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे भाई के फॉर्मूला ऑफ द पोजीशन इज समथिंग 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5t प्लस 2, देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, लाइक दैट। तो ये ईएमएफ का पूरा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? फाई के ऊपर। अब फाई का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? ઓકે સર। जैसे पोजीशन का फॉर्मूला 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 है, तो वेलोसिटी अगर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है। क्या ये पता चला आपको? યસ સર। नाउ सपोज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नाउ सपोज a coil is having n turns and
flux linked with each ton, flux linked with each ton is a phi. तो फिर फ्रेंड्स व्हाट इज द नेट फ्लक्स? कोयल में टोटल n नंबर ऑफ टन्स है और हर एक टन के साथ फाई लिंक हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा? n phi. n फाई। तो अब ये वैल्यू आप ऊपर रख दो, तो अब जो फॉर्मूला आपका रह जाएगा वो डी ऑफ n फाई, तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो अब ये एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि इक्वेशन नंबर 1 हमको यूज करना चाहिए या 2 यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 में फाई क्या है? तो याद रखना फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 में फाई है ना, वो नेट फ्लक्स है, और इक्वेशन नंबर 2 में फाई क्या है? Flux of only 1 ton. फ्लक्स ऑफ ओनली 1 टन। तो वैसे ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बट अगर आपको पूरा फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ द कोइल इज गिवन, इफ यू हैड गिवन द नेट फ्लक्स देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 1। बट अगर आपको नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है और कोई एक टन का फ्लक्स दिया हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 2। इज दैट क्लियर टू यू? Yes sir. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन था। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो आप कुमार पब्लिकेशन के बुक में से अच्छा सा दिया हुआ है, वो आप वहाँ पे रिफर कर सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा टॉपिक समझ में आया आपको? इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? Yes sir. Okay, so let's solve some numericals. Illustration number example 1 2 3 हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने फैराडेज लॉ हमने डिस्कस किया और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2। चलो 6.2 का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंसीडर करना है, तो उसका जो फिगर है वो मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये 6.2 का जो फिगर है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, चलो क्या ये दिख रहे हो आप फ्रेंड? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट। Yes sir. Yes sir. What would you do to obtain a large deflection in the galvanometer? चलो गैल्वेनोमीटर के अंदर लार्ज डिफ्लेक्शन लाने के लिए आप क्या करोगे? बोलो आप क्या करोगे? ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, बनने कॉइल मूव करवाना। या एक चीज आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों कोयल को एक दूसरे के सामने फटाफट मूव करो, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन लार्ज मिलेगा। तो आप देखो क्या लिखा है आंसर में कि टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन वन कॉइल और मोर, हाँ वन और मोर। तो बहुत सारे चीज आप कर सकते हो। आप मोशन फास्ट कर सकते हो, या फिर एक और चीज कर सकते हो, आप और भी काम कर सकते हो कि ये बैटरी का पोलैरिटी बढ़ा दो तो करंट बढ़ेगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, मेरा जो मेन टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसका वेरिएशन ज्यादा करना है। और फ्लक्स का फॉर्मूला पता है ना फ्रेंड्स? हाँ बोलो। सर આપણે શન્ટ ની વેલ્યુ વધારે દઈએ તો થાય? किसका वैल्यू? ઓલા શન્ટ। शंट यहाँ पे तो है ही नहीं, कहाँ पे शंट है? હા હા ઓલા એ એક્સપેરિમેન્ટ 3 માં હતું ને। नहीं, यहाँ पे तो शंट है ही नहीं कोई। ओके, तो आप 2-3 काम कर सकते हो। एक ये काम कर सकते हो कि आप यू कैन यूज अ रोड इनसाइड द कॉइल C2। यहाँ पे आप एक सॉफ्ट आयन का रोड रख सकते हो। तो सॉफ्ट आयन का रोड अगर रखोगे तो क्या बेनिफिट होगा? देखो मेरी बात सुनो, फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? कोई 1 टन है तो कोई 1 टन का फ्लक्स जो है वो आपको पता है कि B.A है,
और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू एन बी डॉट ए एन बी ए कोस थीटा। तो अब क्या करना चाहिए आपको? फ्लक्स ज्यादा लिंक करना है, ज्यादा चेंज करना है? तो आप दो तीन चीज कर सकते हो। ये बैटरी का पोलरिटी इंक्रीज कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, आप यहाँ पे कोई सॉफ्ट आयन का रोड रखोगे तो क्या हो जाएगा कि ये बी बढ़ जाएगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड मॉनी। बट अगर कोई मटेरियल है तो म्यू जीरो इंटू म्यू आर होगा, म्यू जीरो इंटू म्यू आर हो जाएगा, बिकॉज मटेरियल है तो मटेरियल का परमिएबिलिटी आएगा, एंड सॉफ्ट आयन का परमिएबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो आप एक ये कर सकते हो कि आप एक रोड रख सकते हो जिसका सॉफ्ट आयन का परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है। आप बैटरी का पोलरिटी भी चेंज कर सकते हो, एंड आप उसका मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द कोइल C1, मतलब आप दोनों कोइल को एक दूसरे के साथ रैपिडली मूव कर सकते हो। तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो पता चला आपको। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर? चलो गैल्वेनोमीटर नहीं है तो भी आपको पता करना है कि वहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? गैल्वेनोमीटर नहीं है तो भी आपको पता करना है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वो वायर को टच करेंगे। अच्छा अच्छा, आप साइंस सिटी गए हो क्या? हाँ सर, बहुत पहले तो पर वहां पे एक याद भी साइकिल नहीं है, है। वहां पे एक साइकिल है, वो साइकिल चलाते हो तो करंट जनरेट होता है, और उसके द्वारा क्या होता है पता है किसी को? उसने किया साइंस सिटी में जाके? तो सर आप पक्का जाएंगे? अच्छा, तो साइंस सिटी में ये एक्सपेरिमेंट है। वहां पे क्या होता है कि साइकिल को पेडलिंग करते हो तो रैपिडली वहां पे दो मैग्नेट के बीच में व्हील था। तो जब आप पेडलिंग करते हो तो व्हील फटाफट घूमता है, तो क्या होता है कि फ्लक्स का वेरिएशन होता है, और उसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड था। तो अगर करंट इंड्यूस होगा तो क्या होगा? तो बल्ब ग्लो करे। परफेक्ट। तो अगर आपको प्लस गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे एक बल्ब रख दो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज अ सिंपल। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने के लिए है। बट क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अ स्क्वायर लूप। क्वेश्चन नंबर 2, a square loop of a side length 10 centimeter and resistance 0.5 is vertically placed vertically in the east-west plane. The uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane on the northeast direction. Okay. So जो प्लेन था वो कौन सा था? ईस्ट वेस्ट प्लेन था, एंड वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो स्क्वायर लूप था वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ज़ीरो फील्ड इज इंक्रीज टू ज़ीरो इन डिक्रीज टू ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0.1 था और डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड। तो डेमोन्स्ट्रेट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। देखो एक बात सुनो, जो कोयल पड़ी थी ना वो ऐसे पड़ी थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है। ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ एंड ईस्ट के दोनों के एग्जैक्ट बीच में। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? जो कोयल पड़ी है वो ऐसे ईस्ट वेस्ट में पड़ा हुआ है, कोयल जो पड़ा हुआ है वो ईस्ट वेस्ट में ऐसे पड़ा हुआ है, स्क्वायर कोयल। ये स्क्वायर लूप जो पड़ा हुआ है प्लेन में है, और जो मैग्नेटिक है फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसे है।
तो my question is that this is the direction of B, and can I say this will be the direction of vector A? Vector A का direction perpendicular होगा 45 क्या? तो what is the angle between them? बोलो वेक्टर एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अरे हाँ तो बोल दो। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर थोड़ा मतलब थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। क्या बोल रहे हो? सर शायद मेरे माइक में प्रॉब्लम है। ओके, बट समझ में आया? कोयल, यस सर। हाँ कोयल जो था वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में था, तो ये हमारा हो गया ईस्ट वेस्ट। और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, तो ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री हो गया। तो एक काम करो, फ्लक्स नंबर, इनिशियल फ्लक्स फाइंड कर दो। तो 1 टन का जो फ्लक्स है वो ए बी कोस थीटा है, और अगर n नंबर ऑफ टन है तो एन ए बी कोस थीटा, बट यहाँ पे एक ही टन है। एरिया इज एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करोगे तो एरिया मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0.1 टेस्ला एंड 45 डिग्री, तो ये 0.1 एरिया मतलब 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर होता है, उसका स्क्वायर 10⁻², एंड कोस 45 1/√2। तो ये आपको इनिशियल फ्लक्स मिला। अब सेकंड फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऐसा ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो करते हैं, तो फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो मुझे इनिशियल फ्लक्स पता है, मुझे फाइनल फ्लक्स पता है, तो क्या मैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी कर सकता हूं मैं, निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन? क्या डेल्टा फाइव में कर सकता हूँ डेल्टा फाइव, बट इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स पता है मुझे। तो चेंज इन फ्लक्स, हमको टाइम तो दिया हुआ है, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम करो तो आपको करंट, आपको ईएमएफ मिल जाएगा। एंड वंस यू आर एबल टू गेट द ईएमएफ, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ईएमएफ को नेट, ईएमएफ को नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अरे भैया मेरी आवाज सुन रहे हो क्या आप? पहले तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी करके ईएमएफ फाइंड कर दो, और ईएमएफ को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड करंट ऑल्सो। हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द सेम कॉन्सिक्वेंस, वो सेम कॉन्सिक्वेंस पे है। अब यहाँ पे एक सर्कुलर कोयल है, तो सर्कुलर कोयल का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका एरिया आपको मिल सकता है πr²। चलो एरिया मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे है, नंबर ऑफ टन्स 500 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, इज प्लेस्ड विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कोयल है वो ऐसे पड़ा हुआ है कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोयल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी राइट नाउ? यहाँ पे BH है, और ये कोयल इनिशियली ऐसे पड़ी हुई है कि वो उसका जो प्लेन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा इनिशियली? 0 0 जीरो हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज जीरो, तो इनिशियल एंगल जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या करना है, उसको रोटेट करना है, कितने टाइम्स? 180 डिग्री रोटेट करना है। तो इनिशियल एंगल जीरो और फाइनल एंगल कितना होगा फ्रेंड्स? 180 डिग्री। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? तो इनिशियली जो फ्लक्स मिलेगा वो बी, 1 टन का, एक इनिशियल फ्लक्स थ्रू द कोयल, नहीं थ्रू द 1 टन ऑफ द कोयल, गलत लिखा हुआ है, टेक्स्ट में गलत लिखा हुआ है, थ्रू द 1 टन ऑफ अ कोयल। 1 टन का ही फ्लक्स मिलेगा ये, ओनली 1 टन।
तो बी ए कोस थीटा, बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कोस 0 1 हो जाएगा, तो आपको इनिशियल फ्लक्स मिलेगा। अब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद यहाँ पे कोस 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3 पाई, पाई लिखना रह गया है, -3 पाई 10⁻⁻⁷। चलो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये डेल्टा फाइव मतलब 5 2 - 5 1, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 - 5 2। अब 5 1 है हमारे पास, 3 पाई, 5 2 -3 पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 6 पाई 10⁻⁻7 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी हमको दिया हुआ है 0.25, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बी मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, बी मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऑल द थिंग इज गिवन। क्या ये आपको समझ में आया भैया? और अगर आपको करंट भी फाइंड करना है तो वापस करंट कैसे मिलेगा आपको? तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे भैया, ई बाई आर कर दो तो आपको करंट भी मिल जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? इज इट? हाँ सर। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत फटाफट खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स आप एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीक से आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी स्टार्ट होगा। मुझे मंडे एक एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करना है। क्या हम मंडे को ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे सकते हैं? आप क्या स्कूल में जाते हो फ्रेंड्स? स्कूल जाना होता है? सर नहीं, हम घर पे ही रहते हैं। मतलब स्कूल के लेक्चर्स होते हैं मॉर्निंग में? हाँ सर होते हैं। ओके। कितने बजे तक होते हैं मॉर्निंग में स्कूल के लेक्चर्स? 10:30। तो एवरी, सर सुबह 6 बजे रख दो। नहीं पॉसिबल नहीं है। सर बोलो। सर हमारा मैथ्स का लेक्चर होता है 12:20 को, तो ट्यूशन में पार सर के वहाँ। 12:20 को होता है मैथ्स का? हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर उनका भी उधर वो टाइम पे ही है। ओके, चलो और बताओ। और बताओ। तो क्या हम ये 11 to 12:20 रख सकते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर एवरी मंडे? बिकॉज हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मुझे थोड़ा एक्सेलरेट करना है अभी। तो क्या ये 4th लेक्चर वीक को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ये लेक्चर का टाइम? यस सर। सर 12:20 तक रखो तो हो जाएगा। हाँ 12:20 तक ही रखता है। मुझे बोलो 12:30 लगा सर। बोलो। સર 11:45 થી 1 o'clock લગી હોય છે મેથ્સ નો લેક્ચર મંડે 11:45 से होता है, किसका होता है? કંદપ સરની। अच्छा मंडे को होता है। यस सर। ओके। अच्छा स्कूल कितने बजे तक होता સર જે રૂટીન ડેઝ હોય ટ્યુઝડે થર્સડે ફ્રાઈડે એમાં તમે સાંજે પણ એક શિફ્ટ લઈ લો ને। है? ओके, एक दिन में 2 लेक्चर पढ़ोगे आप? मुझे नहीं लगता, ये मेरे ये 1.5 घंटे का लेक्चर होता है ना। मतलब सर एक एक घंटे का लेना पड़ेगा।